पूनम का फोन सुनकर उनकी माँ का माथा ठनका। उन्होंने सोचा, मायका व ससुराल एक ही शहर में है, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि जब चाहे मुंह उठाकर मायके आ हमको। वैसे भी पूनम हफ्ते में एक आध चक्कर तो मायके का लगा ही लेती है। सुबह पति के ऑफिस जाने के बाद आ जाती, फिर शाम को खा पी कर ही लौटती। उसकी भाभी कहती तो कुछ नहीं थी, लेकिन पूनम की फरमाइशें पूरी करते करते थक बहुत जाती थी। पूनम की माँ ने इस बार अपनी बेटी को बिन कुछ कहे सीख सिखाने की सोची। दूसरे दिन उन्होंने अपनी बहू को मायके जाने के लिए कहा कि कुछ दिनों के लिए तुम अपने मायके घुमाओ। अरे माँ, अभी कुछ दिन पहले ही तो मायके रहकर आई हूँ, फिर आपकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं चल रही है। फिर भी सासू माँ की बात मानने के लिए उसे मायके जाना पड़ा। पूनम की माँ ने पूनम के आने की बात अपनी बहू को नहीं बताई। दूसरे दिन पूनम अपना बैग लेकर आ गई। आते ही हमेशा की तरह बोली, माँ भाभी को बोलो कि मेरे लिए अदरक वाली चाय और गर्मा गर्म पकौड़े बना दे, बड़ी भूख लगी है। उसकी माँ ने सधी आवाज में कहा, बेटा चाय तो तुम्हें ही बनानी होगी, और हाँ, मेरे लिए भी एक कप बना देना। रही पकौड़े की बात, तो तुम्हारी मर्जी है, रसोई में सब कुछ रखा है, जो चाहो बना लो। क्यों, भाभी कहाँ है? क्या फिर से अपने मायके जा बैठी है? सच माँ, आपने भाभी को बहुत सिर पर चढ़ा रखा है। आखिर उसे आपकी उम्र का भी तो ख्याल रखना चाहिए। हाँ, तेरा सोचना भी सही है, और मेरा सोचना भी। तुम्हारी सास भी तो मेरी उम्र से अधिक की होगी। क्या तुमने कभी उनके बारे में सोचा है? तुम्हारे जब तब मायके चले आने से उन्हें भी तो परेशानी होती होगी। पूनम को माँ की बात सुनकर सारी रात नींद नहीं आई। दूसरे दिन सुबह ही वह अपने घर वापस चली गई। शायद पूनम को अनकही सीख मिल गई थी। दूसरी कहानी, क्या हुआ था हमारे शाम को भाभी? दूर की ननद मुन्नी देवी ने गायत्री जी से प्रश्न किया। क्या बताए जीजी? खा गई यह डायन हमारे शाम को, कहकर आंखों से बहू और उनके बच्चियों की तरफ इशारा करते हुए गायत्री देवी ने गला फाड़कर रोने की कोशिश की। दुख कितना भी बड़ा हो, लगातार रोते हुए तो आत्मा तक थक जाती है। हाँ, उस घटना के जख्म पर जब पपड़ी पड़ती है, तो थमे हुए आंसू किसी आत्मीय के समक्ष नहीं निकलते हैं। आखिर कोई कितना रोएगा? चुपचाप सुने जीवन का दुख भरे पूनम को कमरे के कोने में उसकी बेटियों घेरे जैसे बैठी थी। जब रो रो कर तब सूखी आंखों से भी खालीपन प्रकट होता है, वह भी रुदन का ही पर्याय होता है। तब तक रूमी ने भावहीन चेहरे के साथ ट्रे में चाय लाकर सामने रख दी और बोली, दादी पापा का हार्टफेल हुआ था, उन्हें किसी ने खाया नहीं है। भाई बड़ी बवाल है यह लड़की रोमी, है बित्ते भर की, पर अभी से जवान इतनी चलाती है कि पूछो मत, राम जाने क्या होगा। ऐसा कहते हुए गायत्री जी ने आग्नेय दृष्टि से अपनी बहू की ओर घूर कर देखा। सास गायत्री जी के बिगड़े तेवर देखकर जान हलक में आ गई। पूनम जी, यूं भी जब उसके पति श्याम की असमय मृत्यु हुई थी, अभी 3 महीने भी न हुए तो श्याम को गुजरे। वह घर के काम करने के बाद अलग थलग पड़ी रहती। कोने में उसकी दुश्वारियों के प्रचंडता पकड़ ली थी। उस पर उसकी सबसे समझदार बेटी के बागी तेवर। उनके क्रोध से अपनी बेटी से कहा, रोमी, क्या तुमने फिर आज दादी को पलटकर जवाब दिया है? उत्तर में उसने भरी आंखों के साथ अपना मुख नीचे की ओर झुका लिया। उसने हाव भाव से पूनम की समझ में आ गया कि अवश्य गलती उनकी नहीं होगी। फिर भी उनने अपनी आवाज में वजन लाते हुए कहा, माफी मांगो उनसे, वो तुमसे बड़ी हैं। क्यों मम्मी, बिना गलती उससे सवाल किया है? हाँ, उसने उत्तर दिया। हाँ, जब गलती हो या ना हो तो भी उसकी आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि माफी मांगने से हम छोटे नहीं हो जाते। हमेशा आगे बढ़ के अपनी गलतियों की माफी मांग लेने वाला बड़ा होता है। उससे भगवान जी भी खुश होते हैं। पूनम ने समझाते हुए कहा, और खुद गलती कर कर दूसरे से माफी मांगने वालों को क्या कहते हैं? क्या उन्हें भगवान जी कुछ नहीं कहते मम्मी? रोमी ने आक्रोशित स्वर में प्रश्न किया। कहते हैं ना बेटा, और दंड भी देते हैं, पर अभी ये तुम्हारी मजबूरी भी है। और वादा करो अपनी माँ से, अब कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं दोगी। क्यों, उसने क्रोध में पूछा। पूनम ने दुख भरे लहजे में कहा, अब तुम्हें ही
नहीं, हम सबको उसकी आदत डालनी पड़ेगी मेरी बच्ची, क्योंकि अब तुम्हारे पापा नहीं है। हमारे परिवार के वो सभी रिश्ते ही बाहर की समस्याओं में सब सहायता करेंगे जो माँ पिता समान है। ठीक है, कहकर उससे अधे मन से ही दादी से माफी मांग ली। पिता की हाल ही में हुई मृत्यु ने उस कन्या के 10 वर्ष के बालमन पर यूं ही सबसे कटु निशान छोड़ दिए थे। इतने रिश्तेदार उसने अपने पैतृक घर में कभी नहीं देखे थे। सब रिश्तों के वास्तविक और सामाजिक परिचय, उससे उनकी पहचान, सब कुछ उसके मस्तिष्क में छप गए थे। उसका उससे नया परिचय उसकी दादी रोज करवाती कि कभी वो उसे शापिंग कहती तो कभी नागिन, क्योंकि उस पर आरोप था कि उसने अपने पिता को ही खा लिया है। जबकि वो इन संबंधों को सुनकर अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करती कि लगती तो मैं इंसान ही हूँ, दादी क्यों ऐसा कहती है। इस कन्या ने स्वयं को शीशे में देखने के बाद खुद तो ये तसल्ली दी कि वो मनुष्य ही है, उसकी बनावट शर्त जैसी है ही नहीं। कुछ दिनों बाद पुत्र की असमय मृत्यु से क्रोधित दादी ने फिर क्रोध में बच्ची को नया नाम दिया कि तुम कमबख्त हो। इस बार उस बच्ची ने इसका अर्थ पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि जिसने पिताजी मर जाते हैं वो कमबख्त होते हैं। और बालिका ने उंगलियों पर कुछ गिनते हुए प्रश्न किया, माताजी आपकी अपने पिताजी की लड़ाई हुई थी क्या? मेरे पापा के मरने पर वो तो आए ही नहीं, उन्हें भी तो यहाँ होना चाहिए था। दादी ने अपने पिता की याद में अत्यंत भावुक होकर कहा, उनका स्वर्गवास हुए तो करीब 20 वर्ष हो गए। बच्ची ने इस बार अपने दोनों हाथों से खुश होकर ताली बजाते हुए कहा, वाह, सेम टू सेम, मेरे पापा भी मर गए और आपके भी, हम दोनों ही कमबख्त हैं। और निरुत्तर दादी का चेहरा लज्जा से झुक गया। उधर मन ही मन लज्जित दादी अपनी ही रची हुई उपमाओं के जाल में मछली के समान छटपटा रही थी, क्योंकि इस बार उनका तीर पलटकर उन्हीं पर जो आ गया था। कुछ देर तक तो वो उनके जवाब से हतप्रभ थी, फिर थोड़ी देर में पुनः उसके स्वभाव में वापस आ गया और रोमी की उसकी माँ से एक बार उसकी शिकायत की नौबत आ गई थी। गायत्री देवी तैश में आकर बोली, तेरी शाम की बहू, यही संस्कार दिए हैं छोरियों को तूने कि बड़ों का अपमान करो, उनसे जवाब लड़ाओ। अरे भाई तो है ही नहीं, एक बाप भी था तो उसे भी खा गई नागिन। रोमी इस बार बिलख कर रो पड़ी और बोली, मम्मी प्लीज आप इस बार माफी मांगने को मत कहना। रोमी का बालमन उस दुर्घटना से हिला हुआ पहले ही था, अब आए दिन उन कटु वचनों से आहत भी रहने लगा। गायत्री देवी के मिलने जुलने वालों की सोच भी उनसे विलग्न थी, उस पर वो कुछ भी बोलती उसे सुनना पूनम की वो विवस्ता बहू होने के कारण थी। पर रोमी और उसकी बहनें, वह तो उन्हीं के बेटों की संतान थी जिसे पोसे जाना उसकी समझ से बाहर था। रोमी के पिता की मृत्यु हृदयाघात से हुई थी। पढ़ने में कुशाग्र बालिका हर बात की अपनी तर्क की कसौटी पर तौलती, जो समझ न पाती उस बात को वो अपने किसी बड़े से पूछा करती। फलस्वरूप उसे बातूनी का भी किताब दे दिया गया था। उसका बालमन अभी भी नैतिक शिक्षा के पाठ में अटका रहता कि सच बोलो, बड़ों का आदर करो और यदि गलती हो तो उसे तुरंत माफी भी मांगनी चाहिए। तुम अपनी पढ़ाई अच्छे से करो और अगर कुछ सवालों के जवाब न मिले तो उन्हें इस दादी जी की किताबों में खोजा करो। कहकर पूनम ने रोमी का परिचय दादी जी की अलमारी में रखी रामायण, गीता और महाभारत की किताबों से करवाया। धीरे धीरे रोमी उन किताबों में डूबने लगी और अपनी बहनों को भी समय काटने को उसमें से कहानियां सुनाती। कुछ समय बीत गया और पूनम का भाई उसे मायके ले जाने के लिए आया। बच्चों ने भी एक चैन की सांस ली और कुछ समय कड़वी बातों से दूर तो रहेंगे, मगर उधर भी नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा। संपन्न मायके में जहां पूनम को उस पर पड़े दुख से घर वाले दीन समझते, उसके पिता ने उन सब पर एक नजर डाली और सामान्य सी बातचीत पर कर्तव्य की इतिश्री कर ली। भाई भाभी के साथ उनके बच्चे भी वहीं उन बच्चियों से अजीब सी दूरी बनाकर रखते। इतना एहसास तो उनको भी हो चुका था कि अपने साथ हुए बर्ताव से एक सप्ताह भी बोझ की तरह कटेगा, कि हमें प्रेम और अपनेपन की आशा किसी से नहीं। व्यापारी नाना जहां अपने बेटों के बच्चों पर ममता लुटाते, वहीं चंद दिनों के लिए आए बच्चों से शयन
बातचीत करते पितृ छाया से अतृप्त वंचित बच्चे उनमें भी माता पिता समान होने का अंश खोजते। पूनम ने बच्चियों को सिखाया कि तुमने घरेलू कार्यों में भी कुशलता सीखनी चाहिए। बड़े खुश होते हैं। शाम को नाना दुर्गा दयाल जी के आने पर रोमी ने अपने पिता की तरह जो ही उसे चाय और नाश्ता रखा, उन्होंने अपने पास बैठने को कहा। स्नेह की प्यासी रोमी जो ही बैठी, पढ़ाई की बातों से शुरू हुई और सुई उसके दादी बाबा के आर्थिक स्तर पर सवाल और उनके अपमान पर रुकी। वह भी उन बातों पर जिसकी उसका कोई दोष ही ना था। उसने सवाल कर दिया कि नाना जी ने उसमें मेरी मम्मी की क्या गलती? पहले आपने ही उनकी शादी वहां की और अब आप ही बुराई कर रहे हैं। पुनः वो क्रोध में बौखलाकर बोले थे, जाओ इसे भाई, बहुत बचाल है ये लड़की। एक तो करेला, ऊपर से नींद चढ़ा। बाप भाई है नहीं, क्या होगा इस लड़की का? पूनम अंदर से नई और तड़ाक से एक छापड़ रसीद कर दिया। बेटे की गाल पर माफी मांगो। इसी वक्त माँ को क्रोध से कांपते देख रोमी ने फिर आधे मन से माफी मांग ली। पर रोमी ने घर वापस लौटने के बाद उन लोगों की बात न करने की प्रतिज्ञा सी ली। उसे अपने दादाजी के साथ अधिक भाता। थोड़े दिन बाद पूनम की नौकरी लग गई। रोमी और उसे बहनें भी पढ़ाई में व्यस्त हो गई। अब वह ननिहाल जाती भी तो नकारात्मक मामाओं और नाना की बातों से भस्म बचने का प्रयास करती। शायद पिता के अभाव में आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा भावना की जल्दी जन्म ले लेती है। बच्चों में एक हफ्ते के वहां प्रवास का समय और उस घर के 5 दिन पूनम और उसकी बेटियों में कांटों की सेज पर अनुभूति देते ग्रेजुएशन करती रोमी अब मन की बात कम करती और जो भी बोलती वह भी बड़ा मर्म भेदी, जो कड़वा बोलने पर सुनने वालों को चुभ जाता। एक बच्चे दो टुक जहां जाने की मना कर देते और पूनम की नौकरी का हवाला दे बचने का प्रयास करती। एक दिन उसे दुर्गा दयाल जी भी पूनम के ससुराल मिलने आए। रोमी और उसकी बहनों से उसका खूब सत्कार किया। उन्होंने पूनम से कहा कि यह तुम्हारी बेटी अगर बात कम करे तो हीरा है हीरा, बस नीम की तरह कड़वाहट ना हो तो सर्वगुण संपन्न है। बड़ों का सम्मान देने की सीख पर अमल रहने का आदतानुसार लंबा चौड़ा भाषण देने के साथ साथ उसके कम संपन्न ददिहाल कोसते हुए बोले, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। रोमी ने तुरंत कहा, जे आचरधी ते दर ना घरेरे। उसके उत्तर से इस बार मानो उनके चेहरे पर घड़ों पानी पड़ गया। पूनम भी बापी का नाम इस बार होठों पर ना ला सकी। कमरे में सन्नाटा छा गया। इस बार खामोशी रोमी ने ही तोड़ी। नानी जी, मैं आदर करती हूँ पर अब आकरण माफी नहीं मांगना चाहती। पूनम ने चुप रहने का इशारा भी किया और कहा, बहुत बागी हो रही है, बोलने दे इसे पूनम, तभी शायद ये सिलसिला खत्म हो निकल जाने दे। मन की बात दुर्गा दयाल जी ने कहा। रोमी रोते हुए कहने लगी, ये सिलसिला मैं भी रोकना चाहती हूँ। ये कड़वाहट एक दिन में तो नहीं जन्मे मेरे भीतर। अगर मेरे पापा नहीं है, उससे कम उम्र होने के लिए हमारे साथ साथ उनसे जुड़ा हर रिश्ता भी तो उनका ही दोषी है। हमें बिना अपराध अपनों से बड़ों का आकरण ही कड़वी बातों से क्यों सुननी पड़ती है? और सहन न होने पर कुछ कहो तो माफी भी मांगनी पड़ती है। क्या आयु में बड़े होने से किसी छोटे के साथ किए गए दुर्व्यवहार नहीं होता? बड़प्पन का माफी से कोई लेना देना नहीं होता। उसने इन मासूम सवालों का उत्तर देने की शायद किसी में हिम्मत न थी। रोमी के प्रश्नों और पूनम की भरी और भेदती आंखों को अपनी तरफ देखते हुए सन्न से रह गए। दुर्गा दयाल जी और गायत्री देवी उनके बचपन में बोए हुए कटु वचनों का फसल इस तरह लहलहाएंगे, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। स्तब्ध भरे माहौल में जहां वो अपनी बातों पर विचार करते में डूबे थे, थोड़ी देर की खामोशी के बाद बोले, बच्चों, शायद हम बड़े भी जाने के अनजाने में चाहे अनजाने अपने मन की कड़वाहट उड़ेल जाते हैं, बिना ये सोचे कि ये कड़वाहट आखिर किसे झुलसा रही है। हमारी ही अगली पीढ़ी को तुम्हारी बात भी वाजिब है। सिर झुकाए गायत्री जी भी बोली, गलती तो हुई है हमसे। तुम बच्चों के साथ प्यार के बदले कड़वे बोल, तुम्हारे सवाल भी गलत नहीं। आखिर इस तरह कोई बच्चा इतने कड़वे बड़े को कैसे सम्मान दे सकता है? सही बात है समधिन जी, हम बड़ों को भी तो अपने सम्मान का लिहाज रखकर बच्चों के कोमल मन का ध्यान रखना चाहिए। रोमी इस बार दिल के माफी मांग रही हूँ। दादी, मेरी मीठी
नी बोली और सब हंस पड़े। धन्यवाद।